हेलो नमस्कार साथियों, पीसीएस क्रांति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की तीसरा टॉपिक जैव विविधता को कवर करेंगे। इसमें जो है 1990 से लेकर 2025 तक के आए हुए प्रश्नों का जो है विश्लेषण किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक जैव विविधता। इसके पहले पर्यावरण एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी हम लोग देख चुके हैं। जैव विविधता से काफी प्रश्न आपको देखने को एग्जाम में मिल जाएंगे और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पर आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक जैव विविधता। इसका सॉल्व आप लोग देख लीजिएगा जैव विविधता का, ठीक है। पीडीएफ से या बुक से हम लोग सीधे आएंगे प्रश्न पर। इसमें इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अभी प्रश्न करेंगे तो उसमें आपको ये सब देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी, किसी पर्यावरण में रोजाना मौसमी परिवर्तन, एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति से भिन्नता, भौतिक घटकों की किसी पर्यावरण का प्रभाव। इसमें ऑप्शन ए सही है, किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी। और 2014 में पूछा गया प्रश्न है। इसका विस्तार भी देख लेते हैं। किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणियों की विविधता को जैव विविधता के रूप में जाना जाता है। पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियां कई समुदायों से संगठित रहती हैं एवं ये समुदाय मिलकर एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं। इसके आधार पर जैव विविधता का मापन किया जाता है। जैव विविधता अल्फा, बीटा और गामा नामक श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। यह विभाजन विक्टेकर ने किया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, जैव विविधता मापने की गणितीय सूचकांक में कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति क्या होता है, विविधता को दर्शाता है, तो दर्शाता है अल्फा सूचकांक। जैव विविधता का अर्थ क्या है? विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, विभिन्न प्रकार के जंतु, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, विभिन्न प्रकार के विदेशागत पाइप एवं जंतु। इसमें ऑप्शन सी सही है, किसी निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। ये कब पूछा गया है? पूछा गया है यूपी पीसीएस 2014 में। किसी पारिस्थितिक तंत्र में विद्यमान सजीव प्रजातियों, पौधों एवं जंतुओं की विविधता को ही जैव विविधता के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगला देखते हैं, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? भोजन, औषधि, औद्योगिक उपयोग, पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। तो पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन सही है, यूपी पीसीएस 2015 में पूछा गया प्रश्न है। इसका विस्तार देख लेते हैं। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन है। यह कार्य विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। जैव विविधता अनुवांशिकी जाति, समुदाय एवं पारितंत्र के स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्य करने की पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के संबंधित महत्वपूर्ण कारक है? तो अनुवांशिकी, तो ये कारक नहीं है। अगला है परभक्षियों का नियंत्रण, प्राकृतिक वास का विनाश, कीट नियंत्रण। तो जब प्राकृतिक वास का विनाश कर देंगे तो यहाँ जो है जैव विविधता का नुकसान होगा। अगला देख लेते हैं, पीसीएस प्री 2010 में पूछा गया है। अगला पीसीएस प्री 2019 में क्या है? भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक रखा गया है? तो 2030 तक रखा गया है। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभियान का 12 दिवसीय 14वां कॉप सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में सदस्य देशों को वर्ष 2030 तक भूमि क्षरण तटस्थता का लक्ष्य निर्धारित किया है कि जो भूमि का क्षरण हो रहा है उसको 2030 तक रोकने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था?
2013 यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम वाल्टन जी रोसेन ने किया था। वाल्टन जी रोसेन ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैव विविधता, इसका विस्तार भी देख लेते हैं। जैव विविधता शब्द को अंग्रेजी शब्द बायोडाइवर्सिटी जैविक विविधता के रूप में प्रथम रेमंड एस दास मैने ने वर्ष 1968 में अपनी पुस्तक द डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में दिया था। बाद में जैव विविधता को अंग्रेजी शब्द बायोडाइवर्सिटी में परिवर्तन कर बायोडाइवर्सिटी के रूप में सर्वप्रथम WC रोसेन ने किया था। तो याद रखिएगा WG रोसेन। अगला देखते हैं, जैव विविधता का शब्द की रचना किसने की थी? तो वाल्टर जी रोसेन। अभी हम लोग पीछे इसको देख चुके हैं, सेम प्रश्न है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित में से किसे 2011 से 20 के लिए दशक निर्दिष्ट किया है? तो किया है जैव विविधता दशक। ये करंट के प्रश्न है। अगला भी करंट से संबंधित प्रश्न है। आइए देखते हैं इसके 11वां प्रश्न। 11 में क्या पूछ रहा है? भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में स्थित है? तो मरीन बायोडाइवर्सिटी स्थित है कहाँ पे? मुंबई, वहां पे क्या करते हैं, जामनगर में। जामनगर में स्थित है, जो कि गुजरात में। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी गुजरात प्रांत के जामनगर में स्थित है। इस केंद्र का उद्देश्य समुद्र तटीय क्षेत्रों में स्थित जैव विविधता की सुरक्षा करना है। यह सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी में गठित होने वाला भारत का पहला अनुसंधान संस्थान है। गौरतलब है कि जामनगर के निकट स्थित मरीन नेशनल पार्क कच्छ की खाड़ी में स्थित है। अगला है जैव विविधता प्रमाणकता। अगला टॉपिक है जैव विविधता प्रमाणकता। ठीक है, इसका आप लोग सारांश देख लीजिएगा। हम लोग सीधे आते हैं प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्णकटिबंधीय वनों में, शंकुधारी वनों में, उत्तर ध्रुवी वनों में। तो सर्वाधिक पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। पीसीएस 2012 में पूछा गया है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। सार्वजनिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। इस क्षेत्र का विस्तार भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। इन क्षेत्रों में पादप तथा प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर उच्च वर्षा तथा तापमान रहता है। इसी कारण इन्हें अनुकूल बायोम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? अभी हम लोग पीछे देखें, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। सेम प्रश्न वही फिर पूछ रहा है। देखिए लगातार यूपी पीसीएस। ठीक है, वही प्रश्न पूछ रहा है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्राणियों एवं पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है? तो वही प्रश्न है, बस थोड़ा घुमा दिया है। कहाँ मिलती है? मिलती है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। ISPRI 1994 में पूछा गया प्रश्न है। इसका विस्तार भी देख लेते हैं। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या तथा उनके विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भूमि रेखा पर 10 डिग्री उत्तरी 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य विस्तृत है। हालांकि अधिकांश विद्वानों का मानना है कि प्रवाल भित्ति में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, क्योंकि प्रवालों की संख्या जो है 10 लाख से अधिक प्रजातियां हैं, जिनमें से केवल 10% प्रजातियों का ही अध्ययन किया जाता है। प्रवालों का सामुद्रिक वर्षा वन भी कहा जाता है। अगला है, प्रजातियों की अधिकतम विविधता कहाँ पाई जाती है? वही सेम प्रश्न बार बार अभी देखिए, छत्तीसगढ़ पीसीएस 2024 में पूछा गया है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार उस प्रश्न को आप लोग देख रहे होंगे, रिपीटेड लगभग सभी एग्जाम में, किसी स्टेट पीसीएस हो उसमें पूछा जाता है, और अपने पीसीएस में कुछ ज्यादा ऐसे प्रश्न आते हैं। अगला है, पारिस्थितिक तंत्रों में किसमें प्रजाति विविधता सापेक्षता काफी अधिक है? तो उष्णकटिबंधीय और कोरल दोनों है। पीसीएस 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अगला है, जैव विविधता में परिवर्तन होता है। भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती, भूमध्य रेखा की तरफ घटती, पृथ्वी एक समान रहती है ध्रुव की तरफ बढ़ते पर। तो भूमध्य रेखा की तरफ जब बढ़ती है तो
जैव विविधता में परिवर्तन आता है। इसको उत्तराखंड में पूछा गया प्रश्न है। इसका विस्तार देख लेते हैं। जैव विविधता भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। जैव विविधता पृथ्वी पर समान रूप से वितरित नहीं है। सर्वाधिक जैव विविधता भूमध्य रेखा के निकट और निम्न जैव विविधता ध्रुवों पर पाई जाती है। इसका कारण यह है कि भूमध्य रेखा के निकटवर्ती क्षेत्रों में गर्म जलवायु, अधिक वर्षा, पादप एवं प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं पाई जाती हैं। इसके विपरीत ध्रुवों पर इस प्रकार क्षेत्रों की दिशाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। अगला, उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण क्षेत्र की अपेक्षा अधिक जातियों की आश्रय देता है। विशाल गाय जैव विविधता अमेजन वर्षा वनों में पाई जाती है। जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। तो ये पीसीएस प्री 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये पूछ रहा है कि सत्य नहीं है, तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है, तो ये गलत है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। सामान्यतः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर पर जाने पर जैव विविधता घटती है। दक्षिण अमेरिका के अमेजन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को जैव विविधता सर्वाधिक होती है। कहां पर? अमेजन के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। अगला देख लेते हैं, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। कहां पाई जाती है? शांत घाटी, कश्मीर घाटी, सुरमा घाटी, फूलों की घाटी। तो पाई जाती है शांत घाटी में। ये लोअर पीसीएस में उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, ये देखिए 3 बार पूछा हुआ प्रश्न है। केरल स्थित शांत घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। यह केरल के पलक्कड़म और मलप्पुरम जिले में स्थित है। क्या? शांत घाटी। तो वही सेम प्रश्न फिर है, शांत घाटी कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है। अगला है, साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? केरल से है। साइलेंट वैली का संबंध केरल राज्य से है। शांत घाटी नीलगिरी बायोस्फीयर का हिस्सा है। शांत घाटी को वर्ष 1984 में नेशनल पार्क जो है घोषित किया गया था। फूलों की घाटी और स्थित है कहाँ में? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है, चमोली जिले में। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उपयुक्त है? तो उपयुक्त कारण देख लेते हैं। यहाँ अधिकांश वर्षा होती है जो प्रचुर वनस्पति वृद्धि को बढ़ावा देती है। यहाँ विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। इस क्षेत्र में विदेशज और अतिक्रामक जातियां प्रवेश नहीं कराई गई हैं। यहाँ मनुष्यों का कम हस्तक्षेप है। यहाँ ऑप्शन बी सही है। यहाँ विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। आईएएस प्री 2011 में पूछा गया है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हिमाचल पर्वत प्रदेश जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमालय प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इसका प्रमुख कारण यहाँ विभिन्न जीव वैज्ञानिक क्षेत्रों का सम्मिलन होना है। अगला प्रश्न है, यह भी आईएएस प्री 2011 में पूछा गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। पर्वतीय प्रदाताओं में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में निम्नतम उन्नतांशों की जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। इसमें ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। इसकी विस्तार से देख लेते हैं। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहाँ की जैव विविधता सर्वाधिक है, निम्न अक्षांशों में ही अवस्थित होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में उच्चतर उन्नतांशों चोटियों की तुलना में निरंतर उन्नतांशों घाटियों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। अगला है जैव विविधता हॉटस्पॉट। इसका विस्तार जो है आप लोग सारांश पीडीएफ से देख लीजिएगा। हम लोग सीधे आते हैं प्रश्न पर, ठीक है। तो पहला प्रश्न है जो कि 2024 उत्तराखंड पीसीएस प्री में पूछा गया है। क्या है? भौगोलिक क्षेत्र में जो विशेष रूप से स्थानिक दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों में
समृद्धि और अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रों में सम्मिलित व निवास स्थान के नुकसान का सामना करें उन्हें क्या कहा जाता है? तो हॉट स्पॉट्स कहा जाता है। चलिए इसको विस्तार से देख लेते हैं। ऐसे भौगोलिक क्षेत्र जो स्थानिक दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों से समृद्ध हैं तथा अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रों तक सीमित हैं और आवास क्षति का सामना कर रहे हैं उन्हें जैव विविधता हॉट स्पॉट कहा जाता है। यह क्षेत्र पृथ्वी का सबसे अधिक जैविक रूप से समृद्ध तथा संकटग्रस्त स्थलीय क्षेत्र है। इनमें संवहनी पौधों से कम 1500 प्रजातियां हैं जो पृथ्वी पर और कहीं भी नहीं पाई जाती हैं। अतः मूल निवासी का लगभग 70% हिस्सा जो है खो चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित क्षेत्र पर विचार कीजिए। पूर्वी हिमालय, पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कौन सा जैव विविधता के हॉटस्पॉट है? तो कौन सा क्षेत्र है? केवल एक है। ठीक, इसका विस्तार देख लेते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में पूर्वी हिमालय हॉट स्पॉट का भाग है। जैव विविधता हॉट स्पॉट स्थलों की सूची में शामिल है। इसके अतिरिक्त भूमध्य सागरीय बेसिन तथा दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया भी इस सूची में शामिल है। ध्यान है कि मूल प्रश्न में पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र तथा उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया दिया गया, जो कि गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल मतलब हॉट स्पॉट हैं, कहां पर है? पश्चिमी हिमालय एवं पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय एवं सुंदरबन, पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाट। क्या सही है? पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाट। भारत में 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट स्थल है। ये हॉट स्पॉट है पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट तथा श्रीलंका। हॉट स्पॉट का भाग अधिकांश पूर्वोत्तर भाग एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह सुंडरलैंड हॉट स्पॉट का भाग है। 4 है। कितने भारत में? 4 है। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव विविधता हॉट स्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में स्थित है। भारत में 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट अर्थात पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो इसमें दोनों गलत हैं। ठीक, कैसे गलत है इसका व्याख्या देख लेते हैं। जैव विविधता हॉट स्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही नहीं बल्कि उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में भी पाए जाते हैं। भारत में 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट स्थल हैं। ये हॉट स्पॉट स्थल हैं पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला देखते हैं। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र में कौन सा निम्न में से कौन सा है? तो इसमें है पूर्वी घाट, सार्क रेगिस्तान, बंगाल की खाड़ी, पश्चिमी घाट। ऑप्शन सही पश्चिमी घाट है। यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया प्रश्न है। भारत एक ऐसा देश है जहां उल्लेखनीय जैव विविधता को प्रदर्शित करता है। भारत में 70 विशाल विविध देशों में कुल स्तनधारियों के 7.6% पक्षियों में, 12.6% सरीसृपों की, 6.2% उभयचरों की और 4.4% सभी फूलों वाले पौधों की 6% आबादी है। दिए गए विकल्प में पश्चिमी घाट जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र माना जाता है। कौन सा क्षेत्र? पश्चिमी घाट माना जाता है। अगला है जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? तो ऑप्शन दिया गया है अंडमान निकोबार, गंगा का मैदान, मध्य भारत, ऊपरी प्रश्नों को तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देख लेते हैं हॉट स्पॉट क्या होता है। हॉट स्पॉट ऐसे स्थान को कहा जाता है जहां पर प्रजातियों की प्रचुरता तथा स्थानिक प्रजातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, अधिकांश पूर्वोत्तर भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा निकोबार द्वीप समूह भारत को हॉट स्पॉट जो है माने जाते हैं। अगला है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता तप्त स्थल है, मतलब हॉट स्पॉट है? गंगा का मैदान नहीं है, सुंदरबन ये भी नहीं है, पूर्वी घाट ये भी नहीं है, क्या है? पश्चिमी घाट है। सेम प्रश्न है, यहाँ भी पश्चिमी घाट है। ठीक, सेम प्रश्न बार बार पूछा गया है। भारत में हॉट स्पॉट स्थल है, तो याद रखिएगा 4 स्थल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। वही सेम प्रश्न यहाँ भी पूछा गया है। विविधता हॉट स्पॉट माना जाता है तो पश्चिमी घाट को माना जाता है। ROR 2021 में पूछा गया है।
देखेंगे हर साल लगभग किसी न किसी एग्जाम में यह प्रश्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगला है, भारत में जैव विविधता प्रखर स्थल हॉट स्पॉट है। पूर्वी घाट नहीं है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी हिमालय है। तो ऑप्शन 2 और 3 सही है। सेम प्रश्न यहाँ भी पूछा है, हॉट स्पॉट माना जाता है तो पूर्वी हिमालय को। पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट तो पूर्वी घाट, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। वही प्रश्न बार बार रिपीटेड है, लगातार देखना है, 10-12 प्रश्न पूछा हुआ है लगातार। ठीक, केवल हॉट स्पॉट स्थल से प्रश्न पूछा गया है। सेम प्रश्न है, रिपीटेड है, इसको हम आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, चलते हैं हम आगे। अगला है, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी स्थित है। कहाँ स्थित है? तो जामनगर में स्थित है। यूपी पीसीएसपी 2023 में पूछा गया, इसके पहले भी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। बायोडायवर्सिटी भारत का पहला कहाँ स्थित है? तो जामनगर में स्थित है, गुजरात। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी जामनगर गुजरात में स्थित है। इस सेंटर का केंद्र सरकार द्वारा रिलायंस इंडस्ट्री की भागीदारी से शुरू किया गया है। अगला है, निम्न में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है? हिमालय, नारो हिल्स, सुंदरलैंड, पश्चिमी घाट। तो नारो हिल्स है। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल है। पूर्वी हिमालय, कौन कौन से? पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, निकोबार द्वीप समूह, पूर्वोत्तर भारत, अंडमान निकोबार। विश्व में कुल 36 हॉटस्पॉट क्षेत्र है। नारो हिल्स मध्य प्रदेश सतना जिले में स्थित है, इसलिए जो है जैव विविधता में नहीं आता। अगला है, ये कहाँ पूछा गया है? एमपी पीसीएस प्री 2023 में। अगला है, निम्नलिखित में से हमारे देश में कौन सा जैव विविधता का तप्त स्थल है? एमपी पीसीएस प्री 2022 में पूछा गया है, तो हमारा पश्चिमी घाट है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि पीसीएस प्री में पूछा गया है 2022 में। निम्नलिखित 2 कथन दिए गए हैं, ए और आर। देख लेते हैं। कथन ए क्या है? लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं। लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है, तो इसमें ए और आर दोनों सही है, और एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक, इसका व्याख्या देख लेते हैं। ये पीसीएस प्री 2022 में पूछा गया प्रश्न है। पादप प्लवक सूक्ष्म जीव हैं जो जलीय वातावरण में पाए जाते हैं। पादप प्लवक में वृद्धि कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश और पोषक तत्वों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकतर में वृद्धि करते हैं क्योंकि वहां जल खुला होता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट श्रीलंका इंडो बर्मा क्षेत्र में जैव विविधता का प्रखर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। जाति बाहुल्यता, वनस्पति घनत्व, स्थानिक मानव जाति वनस्पति महत्व, आशंका बोध वनस्पति और प्राणी जात के उष्ण आर्द्र परिस्थिति के प्रति अनुकूलन में। तो कौन से 3 मानक इस संदर्भ में सही हैं? 2011 आईएएस में पूछा गया प्रश्न है, तो 1 और 3 3 और 5 इसमें सही है। क्या है? जैव विविधता के प्रखर स्थलों में जाति बहुलता, स्थानिकता, आशंका बोध के आधार पर मान्यता दी जाती है। अगला टॉपिक है, जैव विविधता ह्रास के प्रमुख कारक। चलिए इसमें देखते हैं, चलते हैं सीधे प्रश्न पर। सॉल्व आप लोग देख लीजिएगा। पहला प्रश्न है, जैव विविधता के नाश का कारण क्या है? जैव विविधता के नुकसान पहुंचाने वाले कारण क्या है? जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरण प्रदूषण, वनों का नाश, उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त सभी। जैव विविधता के नाश के प्रमुख कारणों में प्राकृतिक पर्यावासों का ह्रास, प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, वन क्षेत्रों या वनों की सघनता कम होना, औद्योगिक तथा अवैज्ञानिक तरीके से खनन के साथ क्या करना, अवैध शिकार और तस्करी आदि। यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। अगला है,
जैव विविधता के हाथ के प्रमुख कार्य सेम प्रश्न है, यूपीपीएससी 2016 में पूछा गया है। तो इसमें मेन है प्राकृतिक आवासीय विनाश। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन, औद्योगिक उत्पादन, नगरीकरण आदि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक पर्यावरण का विनाश किया जा रहा है, जो जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। सेम प्रश्न फिर पूछा गया है, जैव विविधता के कम होने के मुख्य कारण क्या है? तो आवासीय विनाश। यूपीपीएससी में पूछा है 2015 में, 2023 में देखने लगातार प्रश्न पूछा गया है इससे, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से आपको एक प्रश्न मिलने की संभावना प्रारंभिक परीक्षा में रहती है, ठीक है। देखिए 23 में पूछा गया है, 16 में, 15 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र को जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? वैश्विक तापन भी है, आवासीय विखंडन है, विदेशी जाति का संक्रमण है, शाकाहार को प्रोत्साहन है। इसमें एक और क्या सही है? 2, 3, तीनों इसमें सही है, ठीक। इसका व्याख्या देख लेते हैं। भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता वैश्विक तापन, प्राकृतिक पर्यावरण के विखंडन एवं विदेशी जाति के संक्रमण में संपन्न स्थिति पहुंच सकती है, जबकि शाकाहार को प्रोत्साहन जैव विविधता के लिए संकट उत्पन्न नहीं करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से किसी प्रदेश की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? भूमंडलीय तापन, प्राकृतिक वास का विखंडन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, शाकाहार का प्रोत्साहन। तो इसमें भी 1, 2, 3 सही है, सेम प्रश्न है, ठीक। अगला देख लेते हैं, झारखंड में पूछा गया प्रश्न है, क्या है? इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है? तो भंगुर परितंत्र जैसे मैंग्रोव तथा नमभूमि, हिमालय के अगम्य आवास, प्राकृतिक आवास एवं वनस्पतियों का विनाश तथा झूम खेती। इसमें क्या है? प्राकृतिक आवास और वनस्पतियों का विकास और झूम खेती। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन, औद्योगिक विकास एवं प्राकृतिक पर्यावासों में कमी के चलते जैव विविधता के सक्षम बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। देश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में झूम खेती प्रचलित है, जो कि खेती की अवैज्ञानिक तरीका है। झूम खेती के फलस्वरूप बड़े पैमाने पर वनों को नाश किया जाता है, ठीक। अगला देख लेते हैं। यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रहा है, किंतु पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है, क्योंकि शिकारियों की संख्या असाधारण वृद्धि हो रही है। जैविक कीटनाशक तथा जैविक उर्वरक का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। अगला है, पक्षियों के वास स्थान बड़े पैमाने पर कटौती हुई है। तो सबसे बड़ा कारण यही है, क्या है? सबसे बड़ा कारण यही, पक्षियों के वास में स्थानों पर कटौती हो रही है। दूसरा है, कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं के बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। तो 3 और 4 इसमें सही। यूपीपीएससी 2001 में पूछा गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत की आबादी के उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है, किंतु पक्षियों की संख्या में गिरावट के कारण इनके वास स्थान में व्यापक तौर पर कटौती और कीटनाशकों, रासायनिक उर्वरकों और मच्छर भगाने वाली दवाओं का अतिशय उपयोग हो रहा है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यूपीपीएससी 2019 में पूछा गया है। क्या पूछा है? नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक कथन को ए तथा दूसरे को आर कहा गया है। कथन ए कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या पाई जाती हैं। कहां पर? उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं। और कारण आर कह रहा है तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती हैं। इसमें ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, इसलिए इसमें ऑप्शन ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या है? तितलियां क्या है? अनियतापी हैं, ठीक है, कोल्ड बोल्डेड हैं। ये अपने शरीर के तापमान में विनियमित करने में सक्षम नहीं होती हैं। परिणाम स्वरूप इनके शरीर का तापमान आसपास के तापमान के अनुसार बदलता रहता है। बहुत कम तापमान होने की स्थिति में ये उड़ नहीं सकती हैं। इनके रहने के लिए उष्ण एवं गर्म जलवायु वाला क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है। यही कारण है कि तितलियों की सर्वाधिक प्रजातियां उष्ण कटिबंधीय देशों में पाई जाती हैं। अगला देख लेते हैं। जैव विविधता में को अधिकतम संकट है, किससे है? यूपीपीएससी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। प्राकृतिक विनाश और वनस्पतियों के विनाश से है। जब प्राकृतिक विनाश होगा, वनस्पतियां नहीं रहेंगी, तो जैव विविधता कैसे बढ़ेगी? जैसे चिड़ियां कैसे रहेंगी, जानवर कहाँ रहेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। यद्यपि उपर्युक्त चारों कारक जैव विविधता को प्रभावित करते हैं, तथापि प्राकृतिक विनाश, पर्यावरण में वनस्पतियों के विनाश को जैव विविधता को अधिकतम संकट उत्पन्न होता है।
अनेक वैज्ञानिक अध्ययन भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि प्राकृतिक पर्यावास एवं वनस्पतियों के विनाश से बड़ी संख्या में जैव विविधता का ह्रास होता है, क्योंकि इस स्थिति में जीव जंतुओं में एवं वनस्पतियों को अनुकूलन का भी अवसर नहीं मिलता है। अन्य परिस्थितियों में अनुकूलन के कारण जैव विविधता का ह्रास कम हो जाता है, अतः विकल्प सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड में जैव विविधता ह्रास का कारण नहीं है? सड़कों का विस्तार, नगरीकरण, कृषि का विस्तार, बंजर भूमि का नगरीकरण। उत्तराखंड पीसीएस प्री में पूछा गया है। विस्तार भी देख लेते हैं। बंजर भूमि का वनीकरण जैव विविधता के विकास में सहायक होता है, न कि इससे जैव विविधता में ह्रास होता है। इस प्रकार बंजर भूमि का वनीकरण जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यूपी पीसीएस प्री 2015 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, मध्य व्यवधान, पारिस्थितिकी तंत्र की आयु, पोषण स्तरों की कम संख्या। ये पारिस्थितिकी तंत्र जैव विविधता के बढ़ोतरी के उत्तरदायी नहीं है। बाकी सभी बढ़ोतरी इसकी वजह से जैव विविधता बढ़ती है। तो इसका विस्तार भी देख लेते हैं। विस्तार क्या है? पोषण स्तरों में कमी में से एक विशेष वर्ग के जीवों की संख्या में वृद्धि होती है, जबकि जैव विविधता की कमी आती है। वहीं जैव विविधता की बढ़ोतरी में पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, उसकी आयु तथा मध्य व्यवधान सहायक होते हैं। इसी प्रकार विकल्प डी इसमें सही है। अगला टॉपिक है जैव विविधता का संरक्षण कैसे किया जाए। तो इसका विस्तार आप लोग देखिएगा। चलिए हम लोग सीधे आते हैं इससे संबंधित प्रश्नों पर। पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? तो जैव मंडल रिजर्व, वनस्पति उद्यान, राष्ट्रीय पार्क, जंगल जंतु अभ्यारण्य। तो इसमें जैव मंडल रिजर्व जो है सही ऑप्शन है। पीसीएस प्री 2013 में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं आगे। जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक जैव मंडल रिजर्व है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जैव मंडल रिजर्व। जैव मंडल रिजर्व की स्थापना का उद्देश्य प्राकृतिक एवं अर्ध प्राकृतिक भूमि पर स्वस्थानीय इन सीटू जैव विविधता का संरक्षण करना। ध्यातव्य है कि जैव विविधता संरक्षण के लिए स्वस्थानीय इन सीटू का बाह्य स्थानीय एक्स सीटू दोनों प्रकार की तकनीकें अपनाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय इन सीटू पद्धति नहीं है? जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, वनस्पति उद्यान, राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव प्राणी अभ्यारण्य। इसका सही ऑप्शन बी है। बी क्या है? वनस्पति उद्यान। ठीक, इसको विस्तार देख लेते हैं। विस्तार क्या कह रहा है? आईएएस प्री 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। विस्तार कह रहा है कि व्याख्या में वनस्पति संरक्षण तो वनस्पति उद्यान स्वस्थानीय पद्धति के अंतर्गत नहीं बल्कि बाह्य स्थानीय के अंतर्गत आता है, जबकि जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य स्वस्थानीय के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिकी विविधता का रख रखाव किया जाता है इन सीटू संरक्षण द्वारा, एक्स सीटू संरक्षण द्वारा, जीन पूल द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है इन सीटू संरक्षण द्वारा। देखिए 2023 में पीसीएस प्री में पूछा गया। सेम प्रश्न उत्तराखंड पीसीएस 2016 में पूछा गया है। तो प्रीवियस ईयर प्रश्न का महत्व आप यहाँ देख सकते हैं। बार बार कई प्रश्न आपको रिपीटेड मिलते हैं, बाकी कुछ इससे मिलते जुलते मिलते हैं, इसलिए घटना चक्र पीसीएस प्री के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए इसके व्याख्या पर चलते हैं। व्याख्या क्या कह रहा है? राष्ट्रीय उद्यानों तथा वन्य जीव अभ्यारण्यों में इन सीटू संरक्षण क्या है? इन सीटू संरक्षण द्वारा आनुवंशिकी विविधता का रख रखाव किया जाता है। जब किसी वनस्पति या जीवों का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में ही किया जाता है तो उसे इन सीटू संरक्षण कहते हैं, जबकि उन्हें उनके मूल स्थान से पृथक कहीं दूसरे स्थान पर संरक्षित किया जाता है, जो उसे एक्स सीटू संरक्षण कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थान संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? यूपी पीसीएस प्री 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ये जैव विविधता से आपको लगभग 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल जाएगा, जो कि आप अभी यहाँ जो प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं उसमें भी आपको देखने को मिल रहा है। तो पहला ऑप्शन है जैव मंडल आगार, वनस्पति आगार, राष्ट्रीय उद्यान, पवित्र उपवन। तो वनस्पति बाग है इसमें। तो वनस्पति बाग कैसे है, इसका व्याख्या देख लेते हैं। जीवों का उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण स्ववासन इन सीटू संरक्षण कराता है, जबकि
जीन बैंक, ऊतक संवर्धन केंद्र, वनस्पतिक उद्यान, चिड़ियाघर, एक्वेरियम आदि के संरक्षण से वाह्य स्थान एक्स सिटु संरक्षण कहलाते हैं। एक्स सिटु संरक्षण कौन कौन करते हैं? चिड़ियाघर, एक्वेरियम आदि। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्रायो बैंक एक्स सिटु संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। तो इसमें होती है नाइट्रोजन। कैसे होती है इसका व्याख्या देख लेते हैं। एक्स सिटु संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वनस्पतियों एवं जानवरों की विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से पृथक स्थान पर किया जाता है। एक्स सिटु संरक्षण के तहत जीवित शुक्राणुओं, अंडों तथा भ्रूणों में नमूनों के अंतर्गत कम तापमान पर द्रवित नाइट्रोजन में संरक्षित किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्थापना करने में निहित है? तो IAS प्री 2014 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही ऑप्शन है जीव मंडल, नीचे रिजर्व। तो ऑप्शन ए सही है इसमें। ठीक, इसका व्याख्या देख लेते हैं। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना करने में निहित है। एक जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र में मानव भी व्यवस्था का अभिन्न अंग होता है। मानव भी व्यवस्था का अभिन्न अंग होता है। जैव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। घास स्थल, कृषि उत्पादन के वायुमंडलीय संतुलन के अनुवंशिकी विभिन्नता के। तो ऑप्शन अनुवांशिकी विभिन्नता सही है इसमें। जैव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र अनुवांशिकी विभिन्नता से संबंधित होते हैं। इनमें जीवों की अनुवांशिकता को बनाए रखने के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? सागरीय प्रदूषण गलत है। सागरों की लवणता में वृद्धि, ये भी गलत है। सागरीय जल के सामान्यतः तापमान में वृद्धि, रोगों और महामारियों का फैलना। तो ऑप्शन सी इसमें सही है। यूपीपीसीएस प्री 2012 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रवाल विरंजन समुद्र जल के तापमान और अम्लता में वृद्धि, वैश्विक ऊष्मन सहित पर्यावरण दबाव के कारण होता है, जिससे सहजीवी शैवाल का मोचन, प्रवालों की मृत्यु दोनों घटित होते हैं। समुद्री जल H2O के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का अवशोषण कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करता है। फलस्वरूप समुद्री जल के pH मान में कमी आ जाती है। यह भी कोरल प्रवाल विरंजन का प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रवाल विरंजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो सेम प्रश्न है, बस उसका पूछने का तरीका अलग है। ठीक, तो यहाँ भी ऑप्शन क्या है? वैश्विक ऊष्मन। प्री 2015 में पूछा गया है यूपीपीसीएस एग्जाम में। व्याख्या सेम है। अगला प्रश्न देखते हैं। IAS प्री 2014 में पूछा गया, निम्नलिखित में से किनमें प्रवाल भित्तियां हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन। तो ऑप्शन 1, 2 और 3 इसमें सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए सही है। ठीक, तीनों सही है। कच्छ की खाड़ी में भी पाया जाता है, मन्नार की खाड़ी में भी पाया जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान के अनुसार भारत में प्रवाल भित्ति वाले 4 प्रमुख क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और लक्षद्वीप है। चलिए अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्ति, दलदल, माइग्रो के साथ 21 द्वीप शामिल हैं? तो बिहार पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, जो कि हाल ही में पूछा गया है। तो इसका भी मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व है। मन्नार की खाड़ी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पर लगभग कितना 10,500 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से यह क्षेत्र विश्व के सबसे संपन्न क्षेत्रों में से एक है। इस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में 21 द्वीपों के साथ साथ ज्वार नदमुख, समुद्र तट इत्यादि शामिल है।
जिसमें समुद्री शैवाल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, खारे दलदल और मैंग्रोव शामिल हैं। अगला प्रश्न ये भी बिहार में पूछा गया है। 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है? तो अभी ऊपर ये देखिए सेम प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, 68वीं बीपीएससी में भी पूछा गया है, वही सेम प्रश्न 69वीं बीपीएससी में भी पूछा गया है। तो मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। अगला टॉपिक है जैव विविधता के उपयोगिता कहाँ कहाँ है, ठीक, इसका सॉल्व आप लोग देख लीजिएगा। हम सीधे आते हैं प्रश्न पर। इससे प्रश्न एक ही प्रश्न यूपीएससी में पूछा है। जैव विविधता निम्नलिखित माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व की आधार बनी हुई है। मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनर्चक्रण, समस्या परगण। कूटों को सही उत्तर चुनिए। तो 1 2 3 4 सभी सही हैं। 2011 में पूछा गया है। अगला है IUCN। IUCN क्या है? अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक्स है, ठीक, विलुप्त प्रजातियों को सूचीबद्ध रेड डाटा बुक है। चलिए इसको देख लेते हैं। इसको सॉल्व आप लोग देख लीजिएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए सीधे आते हैं प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है यूपीएससी में पूछा गया है, IAS प्री में पूछा गया है। क्या पूछा है? प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज तथा वन्य प्राणी जात एवं वनस्पति जात की संकटापन्न स्पीसीज के अंतर्गत व्यापार पर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एडवेंजर स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाना एंड फ्लोरा सिटीज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ये IAS में पूछा हुआ, इसलिए इसका जो है प्रश्न भी बड़ा है। जो IAS के प्रश्न होते हैं वहां टाइम मैनेजमेंट करना होता है। कैसे? ऐसे ही देख लीजिए ना, ऐसे बड़े बड़े प्रश्न आते हैं। इसमें IUCN संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है तथा सिटीज सरकारों के बीच अंतरराष्ट्रीय करार है। अगला है IUCN प्राकृतिक पर्यावरण के बेहद प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्र परियोजनाएं चलाता है। अगला है सिटीज उन राज्यों पर वैध रूप से अवध कर है जो इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन यह कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता है। इसमें ऑप्शन 2 और 3 सही है। IAS प्री 2015 में पूछा गया प्रश्न है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। IUCN एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के सतत संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत है। यह संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का आधिकारिक दर्जा प्राप्त है। अतः कथन 1 असत्य है जबकि 2 सत्य है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वो भी IAS में पूछा हुआ है। प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संसाधन अंतरराष्ट्रीय संरक्षण संघ द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक्स में निम्नलिखित सूची सम्मिलित की जाती है। जैव विविधता के प्रखर स्थलों में विद्यमान स्थानिक पौधों एवं पशु जातियों की सूची है। संकटग्रस्त पौधों एवं पशु जातियों की सूची है। विभिन्न देशों में प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण हेतु संरक्षित स्थलों की सूची है। तो एक क्या सही है? संकटग्रस्त पौधों एवं पशुओं की सूची है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संसाधन अंतरराष्ट्रीय संरक्षण संघ या अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक में विलुप्त के कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधों और जंतु प्रजातियों की सूचियां सम्मिलित की जाती हैं। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक्स अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन है। तो IUCN है। MPPCS पे पूछा गया है। रेड डाटा बुक कौन सी सूचना देता है? लाल पुष्प वाले पौधों की, लाल रंग वालों की, लुप्त प्राय पौधों एवं पशुओं की। ठीक, ये झारखंड में पूछा गया है। अगला है IUCN। क्या है? IUCN की रेड लिस्ट को कहा जाता है जीवन का थर्मामीटर, जीवन का दर्पण, जीवन का बैरोमीटर, जीवन का हाइड्रोमीटर। तो क्या कहते हैं इसको? डी सही है। क्या सही है? डी, जीवन का बैरोमीटर कहते हैं, बैरोमीटर ऑफ लाइफ। चलिए IUCN के बारे में देख लेते हैं। IUCN का रेड लिस्ट को बैरोमीटर ऑफ लाइफ, जीवन का बायोमीटर कहा जाता है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट दुनिया में जैव विविधता की स्थिति को मापने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। जिस तरह बैरोमीटर वायुमंडलीय दबाव को मापता है ताकि प्रतिकूल मौसम की स्थिति के लिए तैयार
रहने में मदद मिल सके। उसी तरह IUCN रेड लिस्ट प्रजातियों पर पड़ने वाले दबाव को मापता है, जो विलुप्त होने के बचाने के लिए संरक्षण कार्य को निर्देशित सूचित करता है। विदित हो कि IUCN की स्थापना कब हुई थी? 5 अक्टूबर 1948 के फ्रांस में फॉन्टेनब्लू नामक शहर में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? IUCN जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक, इसको आप याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, रेट डाटा बुक। क्या है? रेट डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो IUCN द्वारा किया गया था। रेट डाटा बुक का प्रकाशन IUCN द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। अगला है, विलुप्त होने वाले प्रजातियों की सूचीबद्ध होती है। UPPCSP 2013 में पूछा गया है रेड डाटा बुक में। रेड डाटा बुक के संबंध क्या है? जैव विविधता के बारे में, विलुप्त संकट ग्रस्त जीव जंतुओं के बारे में। ठीक है, तो ये सेम प्रश्न है। ठीक, चलिए चलते हैं, ये भी देखिए सेम है। रेड डाटा बुक के आंकड़े तो लुप्तप्राय प्रजातियां छत्तीसगढ़ पीछे से पूछा गया है। अगला है, ISP 2012 में पूछा, क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी समूह संकटापन्न जातियों के संग के अंतर्गत आता है? क्या है देखते हैं इसका। ए महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन्य गधा, कश्मीरी महामृग, चीतल, नीलगाय, महान भारतीय सारंग, हिम तेंदुआ, अनूप मृग, सीरस बंदर और सारस, सिंह पुष्पी, नीलगाय, हनुमान लंगर और चीतल। तो ऑप्शन ए सही है इसमें। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित भारतीय। क्या है? निम्नलिखित भारतीय पक्षी में कौन सा अत्यधिक संकटापन्न किस्में है? गोल्डन ओरियोल, ग्रेट इंडियन बर्ड्स, इंडियन फर्टेन और इंडियन सनबर्ड। तो ग्रेट इंडियन बर्ड्स, व्याख्या जो आप ऊपर देख सकते हैं। ग्रेट इंडियन बर्ड्स वर्तमान में 2015 वो है, तो करंट से संबंधित था। अभी आगे देखते हैं, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जाता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई हो। कितने सालों से? 50 सालों में। अगर 50 सालों में नहीं देखा गया तो उसको विलुप्त मान लिया जाता है। 2005 में पूछा गया है। व्याख्या देख लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ की परिभाषा के अनुसार किसी प्रजाति को तब विलुप्त माना जाता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास से 50 वर्ष ना देखी गई हो। कोई भी प्रजाति अगर 50 साल तक नहीं देखा गया तो वो विलुप्त माना जाता है। चलिए इसके आगे देख लेते हैं। अगला है, वे जीव जो 0 से 15 डिग्री से तापमान में सबसे अच्छी वृद्धि कहलाते हैं। थर्मोफाइल, साइक्रोफाइल्स, हाइड्रोफाइल, मोजोफाइल। तो क्या ऑप्शन है? साइक्रोफाइल्स, ऑप्शन भी सही है। उत्तराखंड PCSP 2024 में पूछा गया प्रश्न है। वे जीव जो 0 से 15 डिग्री सी के बीच तापमान में सबसे अच्छी वृद्धि करते हैं उन्हें साइक्रोफाइल्स कहा जाता है। साइक्रोफाइल्स ऐसे जीव हैं जो ठंडी परिस्थितियों में विकसित होते हैं। माइक्रोफाइल्स अस्थायी रूप से ठंडे वातावरण में पाए जाते हैं। यह आमतौर पर 20 डिग्री सी से अधिक तापमान में जीवित नहीं रह पाते हैं। माइक्रोफाइल्स में बैक्टीरिया, लाइकेन, हिमशैवाल, फाइटोप्लैंक्टन, कवक और कीड़े शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, ISP 2019 में पूछा गया है। क्या है? वन्य प्राणी और प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। तो यह है मिलान करने के लिए। ठीक, पहला है, नीले मीन पक्ष वाली महावशीर कहाँ पाई जाती है? तो कौन कौन से इसमें सही है? मीर, इरावदी डॉल्फिन, मोर चाप स्टडी, चित्तीदार बिल्ली। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। 1 और 3 कावेरी नदी और पूर्वी घाट। चलिए इसको विस्तार से देख लेते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कावेरी नदी में महाशीर मछली के 2 प्रजातियां पाई जाती हैं, नीले मीन पंख वाली तथा नारंगी मीन पंख वाली। मोरचाप चित्तीदार बिल्ली दक्षिण भारत तथा श्रीलंका में प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं। इसे वर्ष 2016 में IUCN द्वारा संकटग्रस्त प्रजाति की लाल सूची में शामिल किया गया है। दूसरी ओर इरावनी नदी डॉल्फिन एक समुद्री डॉल्फिन है जो बंगाल की खाड़ी और उसमें गिरने वाली नदियों के मुहानों तथा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के समुद्री तटों पर प्राकृतिक रूप से पाई जाती है।
इस तरह केवल 1 और 3 सत्य हैं। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। ब्राजील, अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने वाले जंतु इटरी, इंडोनेशिया एल्क, मेडागास्कर बेनोबो। तो इसमें कोई नहीं। 2024 IAS प्री में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं, जैव विविधता एवं संकटपूर्ण जातियां। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको पीसीएस में काफी प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो चलिए इसका सारांश आप लोग देख लीजिएगा। सीधे चलते हैं प्रश्न पर। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, कौन सी ड्रग गिद्धों की समष्टि के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सी है? डिक्लोफेनेक सोडियम। यूपी पीसीएस में पूछा गया है 2008 में। डिक्लोफेनेक सोडियम एक साधारण सी दर्द निवारक दवा है जिसका उपयोग किसानों द्वारा पशुओं के लिए दर्द निवारक के रूप में एवं बुखार के इलाज के लिए किया जाता है। दरअसल जब डिक्लोफेनेक सोडियम के उपयोग के दौरान पशु मर जाते हैं तो उसी मरे हुए पशु का मांस की एक बार भी खा लेता है तो उससे कुछ हफ्तों के भीतर उसकी मृत्यु हो जाती है। इस दवा के कुप्रभाव का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि पिछले 10 वर्षों के भीतर भारत और नेपाल, पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर गिद्ध की मौत हो चुकी है। अगला प्रश्न है, भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है? तो डिक्लोफेन दवा। छत्तीसगढ़ पीछे से प्रश्न कई बार आपको बहुत सारे एग्जामों में देखने को मिलेगा, तो आप इसको ध्यान रखिए। देखिए बार बार ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक, डिक्लोफेन वही सेम प्रश्न पूछा गया है। पीसीएस प्री 18 में पूछा गया है। री एग्जाम 2015 में पूछा गया है पीसीएस में सेम प्रश्न। ठीक है, वही सेम प्रश्न यहाँ भी पूछा गया है 2012 IAS प्री में। अगला देख लेते हैं, मॉरिशस की एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही, कौन सी है? तो डोडो। मॉरिशस के टम्बला कोक, जिसे डोडो वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, डोडो पक्षी के विलुप्त होने के कारण प्रजनन में असफल रहा है, जिसकी वजह से यह भी लगभग विलुप्त हो रहा था। इस मुख्य कारण टम्बला कोक के बीज डोडो पक्षी का मुख्य भोजन था, जिसे विष्टा के साथ बाहर निकाला भूमि में अंकुरित होते थे। इसलिए जो है ये अभी डोडो वृक्ष है। डोडो वृक्ष याद रखिएगा। भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में उड्डयन वागुल, फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? चील है, गिद्ध है, बालक है, चमगादड़ है। तो ऑप्शन ए सही है, चमगादड़। IAS प्री 2009 में पूछा गया है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। इंडियन फ्लाइंग फ्लैग चमगादड़ों की एक प्रजाति है जो बांग्लादेश, तिब्बत, चीन, म्यांमार, भूटान, भारतीय मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका में पाई जाती है। ग्रेट इंडियन फ्रूट वेट के नाम से भी इसको जाना जाता है। डुइगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, क्या है? उभयचर है, बोनीफिश है, शार्क है, तो है स्तनधारी मैमल्स। भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी डोंगियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। यह भारत के पूरे समुद्री तट के साथ साथ पाया जाता है। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अधीन विविध संरक्षण द्वारा दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन ए और 3 सही है। IAS प्री 2015 में पूछा गया प्रश्न है। इसका विस्तार देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। डुइगोंग एक समुद्री स्तनधारी है। यह एक शाकाहारी स्तनधारी और घास खाने की इसकी आदत के कारण इसे समुद्री गाय भी कहा जाता है। डोंगियों के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अधीन विविध संरक्षण प्रदान किया गया है। पहला डोंगियों संरक्षण रिजर्व पाक जल डमरू मध्य में स्थित है और यह भारत के लिए पहला डोंगियों संरक्षित केंद्र है। आगे देखते हैं, बलुई व लवड़ी क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में उस पशु के कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास ध्वंस होने के कारण इसका अस्तित्व खतरे में है। यह पशु निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? भारतीय वन्यजीव, भारतीय वन्य भैंस, भारतीय वन्य गधा, भारतीय और तो क्या है? भारतीय वन्य गधा। IAS प्री 2011 में पूछा गया प्रश्न है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है? कच्छकरण भारतीय वन गधे का प्राकृतिक आवास है। इस क्षेत्र में इसका कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास क्षेत्र में सीमित हो जाने के कारण
इसका अस्तित्व खतरे में है। अगला प्रश्न है, प्रोसोफिस जिलीफ्लोरा नामक पादप प्रायः क्यों समाचारों में उल्लेखित होता है? एक करंट से संबंधित प्रश्न है, फिर भी इसको देख लेते हैं। इसके सार का व्यापक रूप से प्रसाधन सामग्रियों का उपयोग होता है। जिस क्षेत्र में यह उगता है वह जैव विविधता कम करने लगता है। ठीक है, इसके बारे में इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? प्रोसोफिस क्या है? प्रोसोफिस जूरी फ्लोरा मूलतः मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र में एक छोटा झाड़ीदार पौधा है। यह पौधा भारत में 19वीं शताब्दी में लाया गया था। इस पौधे को हिंदी में बिलायती बबूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिलायती बबूल। ऐसा माना जा रहा है कि यह पौधा पर्यावरण के लिए हानिकारक है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी जड़ें काफी गहराई तक जाती हैं और यह भूजल को बड़े पैमाने पर सोख लेता है। यह पौधा न केवल मिट्टी से जल सोखता है बल्कि आसपास के क्षेत्रों में वायु की नमी को भी खत्म कर देता है, जिससे इसके निकट दूसरा पौधा ठीक से पनप नहीं पाता है। यह पौधा वायुमंडल में विभिन्न जहरीले पदार्थों का उत्सर्जन करता है। स्पष्ट है कि यह जैव विविधता के लिए खतरा है। अगला है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सिंह पुच्छी वानर मकाक अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है? तो ऑप्शन तमिलनाडु में, कहाँ तमिलनाडु में, केरल में और कर्नाटक में पाया जाता है। तो 1 और 2, 1, 2, 3 सही है। IAS परीक्षा 2013 में पूछा गया, सिंह पुच्छ वानर दक्षिण भारत में स्थित पश्चिमी घाट में पाया जाता है। यह वानर तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में भी पाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। काली गर्दन वाला सारस, चीता, उड़न गिलहरी, हिम तेंदुआ निम्नलिखित कौन से भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं 1, 3 और 4। 1, 3, 4 में क्या है? 1952 में चीता को भारत में विलुप्त घोषित किया गया था। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में किए गए सर्वेक्षण में इस बात की पुष्टि हुई कि हिम तेंदुआ भारत में उपस्थित है। प्रश्न काल के दौरान काली गर्दन वाला सारस जम्मू कश्मीर में राज्य पक्षी था। वर्तमान में यह लद्दाख केंद्र शासित का राज्य पक्षी है। उड़ने वाली गिलहरी भारत के साथ रूस, चीन, जापान और रूस, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका अनेक भागों में पाई जाती है। इसमें क्या सही है? काली गर्दन वाला सारस, उड़न गिलहरी, हिम तेंदुआ। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लगभग यूपी IAS में पूछे गए प्रश्न है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लवण जल मगर पाया जाता है। मालाबार क्षेत्र में 25 घाटों में सुरु और टैफी पाए जाते हैं। तो इसमें केवल 1 सही है। 8 में पूछा गया है। चलिए देखते हैं, ये भी IAS में पूछा गया प्रश्न है। भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। भारत में स्लो लोरिस उत्तर पूर्व के सघन वनों में पाया जाता है। तो ऑप्शन 2 सही है। भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है। मुख्य रूप से सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में पाया जाता है। तो कथन 1 गलत है। कथन 1 में क्या बोला है? प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। भारत में स्लो लेरिस मुख्यतः उत्तर पूर्वी राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय में पाया जाता है। अगला प्रश्न यूपी विशेष परीक्षा 2014 में 12 में पूछा गया था। प्रश्न विवादित है इसलिए इसमें आंसर सही नहीं, तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है रामसर सम्मेलन। रामसर सम्मेलन से आपको 1-2 प्रश्न देखने को मिल जाता है। रामसर सम्मेलन क्या है? जैव विविधता पृथ्वी पर जल एवं स्थल दोनों स्थलों में पाई जाती है। कहाँ जल एवं स्थल दोनों में पाई जाती है। आर्द्रभूमियां क्या है? आर्द्रभूमियां भी जैव विविधता की बड़ी संग्रहगार हैं। ठीक, तो पेन नहीं चल रही थी तो वही सही किया जा रहा था। चलिए अगला देख लेते हैं क्या इसमें आगे कह रहा है। आर्द्र भूमि क्षेत्रीय जलीय तथा शुष्क स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच के क्षेत्र हैं। पानी को सोखने और छानने के विशाल स्पंज भी कहा जाता है। तलछटे को हटाकर जल को शुद्ध किया जाता है। तो
रामसर नाम कैसे पड़ा इसका? रामसर ईरान में अवस्थित नगर है तथा 2 फरवरी 1971 को यहाँ हुई प्रतिभागी राष्ट्रों के बैठक के बाद कन्वेंशन की नींव पड़ी तथा वर्ष 1975 में पूर्णतः कार्य में आ गया है। ठीक, भारत इसमें जो है 1 फरवरी 1982 में इसको अपने यहाँ लागू किया है। विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को। चलिए देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण रामसर स्थल। तो अभी कितना है? 89 है। तो अभी लेटेस्ट डाटा है, अभी एग्जाम के लिए आपका 89 महत्व रखता है इस वाले एग्जाम के लिए। बाकी और जो सम्मिलित हुए हैं, बिहार के 2, राजस्थान के 2, उसको हम अगले एग्जाम के लिए देखेंगे। अभी जो इसमें दिया है जितना, यही आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए इसको देखते हैं। तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी समुद्री जीवमंडल है। पॉइंट फ्लेरियर वन्यजीव पक्षी अभयारण्य। देखिए इसको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, जितना दिया हुआ है पूरा देख लीजिएगा। तमिलनाडु में टोटल 20 हैं, उत्तर प्रदेश में 10 हैं। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिए। हम सीधे आते हैं प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था। जैव ईंधन, वनों, नम भूमि। तो रामसर सम्मेलन अगर है तो नम भूमि से संबंधित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या कर रहा है? रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। रामसर ईरान में अवस्थित नगर है। 2 फरवरी 1971 के यहाँ हुई प्रतिभागी राष्ट्रों की बैठक के बाद इस कन्वेंशन की नींव पड़ी तथा वर्ष 1975 में पूर्णतः क्रियान्वित हुआ। रामसर में हुई बैठक के कारण ही रामसर कन्वेंशन का नाम। अगला प्रश्न है, रामसर सम्मेलन संबंधित है। RR 2016 में पूछा गया है। किससे संबंधित है? आर्द्र भूमि संरक्षण से। सेम प्रश्न है, ऊपर भी यही प्रश्न पूछा गया है। अगला है, बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र। बिहार PCS प्री 2020 में पूछा, बिहार स्पेशल है तो प्रथम है बेगूसराय। अगला है, ये भी बिहार 2022 में पूछा गया, बिहार स्पेशल है तो ऑप्शन है कंवर झील। पहला रामसर कौन था? बिहार का पहला रामसर कौन था? तो कंवर झील। और उसमें क्षेत्र पूछा है तो बेगूसराय दिया हुआ है। चलिए देखते हैं अगला है, वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विश्व वेटलैंड दिवस? तो 2 फरवरी। ये भी 2000। देखिए लगातार पूछ रहा है, यहाँ भी PCS में पूछा है, यहाँ भी पूछा है। निम्नलिखित राज्यों में से भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवड़ी आर्द्र भूमि है तो वह है राजस्थान। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? चिल्का झील, लोकटक झील, केवलादेव, उलर झील। तो सभी को प्राप्त है। 2000 PCS भी 2013 में पूछा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रामसर स्थल क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के पर्वत हैं तो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियाँ हैं। 2021 उत्तराखंड PCS में पूछा हुआ है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्र भूमि स्थल भारत में किसी राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो है पॉइंट कैलमियर वन्यजीव एवं पक्षी अभ्यारण्य में। कौन सा रामसर स्थल आर्द्र भूमि स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो RR 2021 में पूछा गया है। स्थलीय और जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच संक्रमणकालीन भूमि जहाँ जल आमतौर पर सतह पर होता है या भूमि उथले पानी के से ढकी होती है, आर्द्र भूमि कहलाती है। ओकेरा आर्द्र भूमि एवं वुलर झील केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं तेस मिरोरी झील केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में अवस्थित है, जबकि पॉइंट कैरिमियर वन्यजीव पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल है? कृष्णा गोदावरी, कृष्णा तो सुंदरबन डेल्टा। तो इसमें कौन कौन से हैं? सुंदरबन और भोज आर्द्र स्थल हैं। अगला है, पार्वती आर्गा रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है, यह एक पक्षी अभयारण्य है। तो देखते हैं क्या है, यह जो है दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। पार्वती आर्गा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है, यह एक पक्षी अभयारण्य है। यह 1722 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड के अधीन लाया जाए तो इससे क्या अभिप्राय है?
2014 प्री में पूछा गया है। मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन हो रहा हो या होना संभव हो। तो इसमें ऑप्शन ए ही सही है। क्या सही है? ऑप्शन ए, मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमियों में पारिस्थितिकी स्वरूप को परिवर्तन हो रहा हो या होना संभव हो। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मॉन्ट्रियो या मोंट्रेस रिकॉर्ड अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची में उन आर्द्र भूमियों का रजिस्टर है जहां मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमियों के फलस्वरूप में परिवर्तन या तो हो गया है या हो रहा हो या होना संभावित हो। यह रामसर सूची के भाग के रूप में शामिल है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोफाइट को आर्द्र भूमि और दलदल में पनपने में मदद करता है जहां समय समय पर जल स्तर उतार चढ़ाव होता रहता है? तो ऑप्शन सी सही है, एरेन काइका ऊतक। इसको अभी विस्तार से देखते हैं। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2024 में पूछा गया है। इसका व्याख्या देख लेते हैं कि हाइड्रोफाइट्स क्या है। हाइड्रोफाइट्स जलीय पादप पौधे आर्द्र भूमि और दलदल में रहने और विकसित होने के लिए अनुकूलित होते हैं। इन पौधों में यह अनुकूलन एरेन काइमा ऊतक के कारण होता है। यह ऊतक पौधों की पत्तियों, तनों और जड़ों में रिक्त स्थान बनाता है। यही वायु अंतराल जलीय पौधे को उछाल प्रदान करता है जिससे वे पानी की ऊपरी सतह पर तैर सकें। इस ऊतक की वस्तुएं नलिकाएं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और एथिलीन जैसी गैसों को पौधों में पानी के ऊपर और नीचे के भागों के बीच आवागमन की सुविधा देती है। अगला है, पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि बरसाती जमीन निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? तो उपर्युक्त सभी हेतु। क्या क्या है इसमें? पोषक पुनर्परिवर्तन चक्रण हेतु, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को मुक्त करने हेतु, तलछट रोककर नदियों को गादीदार करने हेतु। तो इसका विस्तार से इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या कह रहा है? आर्द्र भू क्षेत्र जलीय तथा शुष्क स्थलीय परिस्थिति तंत्र के बीच के क्षेत्र हैं। आर्द्र भूमि क्षेत्र प्रकृति में जल को सोखने और छानने के विशाल स्पंज है। ये पोषक पदार्थों की मात्रा को कम करने, तलछटों को हटाकर जल को शुद्ध करने, बाढ़ के दौरान नम भूमि जल में मौजूद तलछट और पोषक तत्वों को अपनाने में संभाल लेती है और सीधे नदी में जाने से रोकती है। अगला प्रश्न है, आईएएस प्री 2022 में पूछा गया है। क्या पूछ रहा है? यदि वर्षावन और उष्णकटिबंधीय मध्य पृथ्वी के फेफड़े हैं तो निश्चित ही आर्द्र भूमियाँ इसके गुर्दों की तरह काम करती हैं। निम्नलिखित में से आर्द्र भूमियों का कौन सा एक कार्य उपयुक्त कथन को सर्वोच्च रूप से प्रतिबंधित करता है? तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। आर्द्र भूमियों के जल चक्र में सतही अपवाह, अपमृदा, अंतःस्रावण और वाष्पन शामिल होते हैं। शैवालों में यह पोषक आधार बनाता है जिस पर मत्स्य, परुषकारी, मृदुकवची, पक्षी, सरीसृप, स्तनधारी फलते फूलते हैं। आर्द्र भूमि औसत संतुलन और मृदा स्तरीकरण बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला है, जलीय पादप भारी धातुओं और पोषक तत्वों का अधिक को अवशोषित करता है। तो ऑप्शन डी सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आर्द्र भूमि पादप प्रायः आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र के सबसे विशिष्ट घटक होते हैं। इन्हें जलोदविद या जलीय पादप भी कहा जाता है। जब अपवाह या धारा प्रवाह जल निकाय में प्रवेश करने से पहले आर्द्र भूमि से होकर गुजरता है तब उसमें उपस्थित भारी धातुओं और पोषक का आधिपत्य को आर्द्र भूमि पादप द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अतः प्रश्नानुसार इन गुर्दों की तरह कार्य प्रणाली होने के कारण विकल्प डी सही है। आईएएस प्री 2012 में पूछा गया है। इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिए। ये भी आईएएस प्री 2019 में पूछा गया है। ठीक, क्या पूछ रहा है? 2010 में भारत सरकार रामसर आर्द्र भूमि के हैं। भारत में राज्यों सभी आर्द्र भूमि बचाना है, संसद भारत सरकार है। ठीक, इसमें ऑप्शन सी सही है। इसका आप लोग विभिन्न अधिकार एवं करार। चलिए सीधे आते हैं प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? तो 2002 में पारित किया गया था। जैव विविधता अधिनियम 2 दिसंबर 2002 को तथा राज्यसभा 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 2002 में हुआ है। अगला प्रश्न है, यूपी आईएएस प्री 2023 में पूछा गया है। क्या पूछ रहा है? भारत में जैव विविधता प्रबंधन समिति नागोया प्रोटोकॉल के उद्देश्य को हासिल करने के लिए प्रमुख कुंजी है। जैव विविधता प्रबंधन समितियों के अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए संग्रह शुल्क लगाने की शक्ति सहित पहुंच और लाभ सहभागिता निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रकार्य है।
तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों इसमें सही हैं। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या कहता है, जैव विविधता संशोधन अधिनियम 2023 के प्रावधानों के तहत भारत में जैव विविधता प्रबंधन समितियों का गठन किया गया है। यह अधिनियम वर्ष 1992 के जैव विविधता सम्मेलन के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं को प्रभावी बनाने का कार्य करता है। इसमें शामिल है जैव विविधता का संरक्षण, इसमें घटकों का सतत उपयोग तथा जैव संसाधनों एवं संबंधित ज्ञान के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों एवं उचित न्याय संगत बंटवारा। इस प्रकार जैव विविधता प्रबंधन समिति का उद्देश्य नागोया प्रोटोकॉल के उद्देश्य को जो है प्राप्त करता है। उल्लेखनीय है कि जैव विविधता प्रबंधन समितियों के पास अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जैविक संसाधनों का प्रमुख हेतु संग्रह, शुल्क लगाने की शक्ति तथा लाभ सहभागिता के निर्धारण की शक्ति आदि शामिल है। इस प्रकार दोनों कथन सत्य हैं। भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया है तो 2003 में चेन्नई में किया गया है। जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों के कार्यान्वयन करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 2003 में की गई है। मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए भारत की कृषि संरक्षण के किस प्रकार सहायक है। तो एनबीए जैव चोरी को रोकता है तथा देसी परंपरागत आनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। अगला है, एनबीए कृषि पादपों के आनुवांशिक संसाधनों पर चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रत्यक्ष मॉनिटर करता है और इसका निरीक्षण करता है। अगला है, एनबीए की अनुशंसा के बिना आनुवांशिक जैविक संसाधनों से जैविक संबंधित वैदिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन 1 और 3 सही है। आईएसपी 2012 में पूछा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या कर रहा है, बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु भारत में अथवा भारत से बाहर किसी अनुसंधान पर आधारित किसी आविष्कार के लिए भारत से अभिप्राय, जैव संसाधन तथा आधिकारिक जानकारी के लिए ऐसा आवेदन करने से पूर्व राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन अभिप्राय करना आवश्यक है। एनबीए जैव चोरों को रोकने तथा देसी और परंपरागत आनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण करने का कार्य करता है। तो कथन 2 सही। अगला है, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है। यह संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है। जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना इस संगठन से शुरू हुई है। यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र है, एक एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज के रूप में ज्ञात स्थलों की पहचान करता है। इसमें 1 और 3 जो है सही है। आईएसपी 2015 में पूछा गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल संरक्षण संगठनों में एक विश्वव्यापी भागीदारी है जो पक्षियों, अनेक आवासों तथा वैश्विक जैव विविधता को संरक्षित करने हेतु कार्यरत है। यह संस्था महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में ज्ञान निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करता है, जबकि जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकलन इस संगठन के संदर्भ द्वारा प्रारंभ की गई है। ये करंट संबंधित प्रश्न है तो इसको छोड़ के चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में इक्वाडोर वासियों ने अमेजन के निम्नलिखित जैव विविधता वाले क्षेत्र में जनमत संग्रह द्वारा तेल की ड्रिलिंग को स्वीकार किया है। तो ऑप्शन सी है यूसुसी राष्ट्रीय उद्यान। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न छोड़ते हैं, ऐसे प्रश्न पीसीएस में नहीं पूछे जाते हैं। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पर, जैव विविधता तथा संयुक्त राष्ट्र एवं विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। चलिए देखते हैं इसके डायरेक्ट सीधे प्रश्न पर। आप लोग सारांश देख लीजिएगा। पहला है, जैव सुरक्षा बायोसेफ्टी का कार्टाजेना प्रोटोकॉल क्या है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जैव सुरक्षा से संबंधित कार्टाजेना प्रोटोकॉल पर भारत 23 जनवरी 2000 को हस्ताक्षर किया था। भारत को इसके पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार का जो है इसका क्रियान्वयन करता है। अगला है, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहाँ? नागोया में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आईएएस में ये वही पूछा गया प्रश्न है। ऐसे प्रश्न जो है आपको पीसीएस में देखने को नहीं मिलता है, ठीक, तो इसको छोड़ के चलते हैं। चलिए देखते हैं अगला, जैव विविधता विविध
क्या है जैव विविधता विविध में, इसको आप लोग जो है एक बार इसका सारांश देख लीजिएगा। सीधे आते हैं इसके संबंधित प्रश्न पर। पहला प्रश्न है सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकोया का। ये बिहार पीसीएस में पूछा गया है, सिकोया। ठीक, सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकोया का है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में स्थित है। वर्ष 2019 में किए गए मापन के अनुसार इसकी लंबाई 381 फीट है। निम्नलिखित में से कौन सी एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो यूपी पीसीएस प्री 2014 में पूछा गया है। तो व्यापक नीच, बड़े आकार वाला शरीर, संकुचित चित्त और अनुवांशिकी भिन्नता की कमी। तो यह ऑप्शन इसमें क्या सही है, व्यापक चित्तकर्मता। ठीक, अगला है सीब थोन की विश्वव्यापी मार्केट की बड़ी संभावना है। इस पेड़ के बारे में विटामिन और पोषक तत्व प्रचुर होते हैं। इस पेड़ के बेर में विटामिन और पोषक तत्व प्रचुर होते हैं। चंगेज खान ने इसका प्रयोग अपनी सेना के ऊर्जा स्थिरता को उन्नत करने के लिए किया था। रूसी कॉस्मोनाटो ने, किसने, कॉस्मोनाटो ने इसके तेल की कश्मीर विकिरण के बचाव के लिए प्रयोग किया था। भारत में यह पौधा कहाँ पाया जाता है। तो भारत में यह पौधा लद्दाख में पाया जाता है। कहाँ, लद्दाख में। सीबथोन मुख्यतः लद्दाख के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक झाड़ीदार वृक्ष है। इस झाड़ीदार वृक्ष की वेर में विटामिन और पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। चंगेज खान ने इसका प्रयोग अपनी सेना के लिए जो है किया था। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने सीबकथोन की खेती को प्रोत्साहन कर रही है। इस पादप का क्या महत्व है। यह मृदा क्षरण के नियंत्रण को सहायक और मरुस्थलीकरण को रोकता है। बायोडीजल के एक समृद्धि स्रोत है। यह पोषकीय माना जाता है। यह उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भलीभांति उपयुक्त होता है। तो इसमें ऑप्शन यूपी आईएएस प्री 2012 में पूछा गया है। इसका ऑप्शन ए और सी जो है सही है। व्याख्या देख लेते हैं। सीबथोन भारत की लेह बेरी और लद्दाख सोना के नाम से लोकप्रिय एक पर्णपाती झाड़ी है। भारत के लद्दाख तथा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कुकुम सारी, लाहौर, काजा, ताबो, नाथुला, सिक्किम तथा उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में यह पाया जाता है। इस पौधे की पत्ती, फल, जड़ और कांटे सभी उपयोगी हैं, जिसका परंपरागत रूप से औषधि निर्माण, पोषण, पूर्वता, ईंधन, पर्यावरण संरक्षण, बाढ़ इत्यादि इसमें शामिल हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, आईएएस प्री 2011 में पूछा है। दो महत्वपूर्ण नदियाँ जिनमें से एक का स्रोत झारखंड में और उड़ीसा दूसरे का नाम से जानी जाती है तथा दूसरी जिसका स्रोत उड़ीसा में समुद्र के प्रवाह करने के पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम करती है जो बंगाल की खाड़ी में कुछ ही दूर है। यह वन्य जीवन तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल है और सुरक्षित है। निम्नलिखित वह स्थल कौन है। तो वह स्थल है भीतरकनिका। ब्राह्मणी नदी और वैतरणी नदी समुद्र में प्रवाहित होने से पूर्व भीतरकनिका नामक स्थान पर मिलती है। भीतरकनिका वन्यजीव तथा जैव विविधता से संबंधित सुरक्षित क्षेत्र। ब्राह्मणी नदी को झारखंड के दक्षिणी कोयल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चमगादड़, भालू, कृतंग ये ऊपरी में से किस प्रकार के जंतु शीतलीन क्रिया से परिघटित परीक्षण किया जाता है। तो आईएएस का पूछा हुआ प्रश्न है, तो यहाँ हिंदी जो है थोड़ा कठिन होती है। ठीक, तो इसमें 1 और 2 तीनों सही हैं। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है। गिलहरी, भालू और कुछ कीटबच्ची चमगादड़ों को जब गर्म मौसम के आहार सर्दियों में नहीं मिलते तब वो शीत निष्क्रियता का सहारा लेते हैं और शीत निष्क्रियता की स्थिति में इन प्राणियों का ताप गिरकर आश्रय स्थल के तापमान के बराबर हो जाता है। श्वसन मद हो जाता है, उपचायक घटक है और ये उसी वसा के सहारे जीवित रहते हैं जो शीतल निष्क्रियता के पूर्व उनके शरीर में संचित हो जाते हैं। यहाँ उल्लेखनीय है कि यह कृतंगड़ और गिलहरियाँ, छछूंदर, चूहे, मूसक आदि स्तनधारी प्राणी आते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है। तो गहरे सागर का। पीसीएस प्री 2002 में पूछा है। जैव द्रव्यमान के उत्पादन की दृष्टि से उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रथम स्थान पर आते हैं। गहरे सागर में वार्षिक स्थापन का नगण्य द्रव जैव द्रव्यमान का उत्पादन होता है। अगला है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसमें नहीं दिया है, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है।
विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को, ये कई बार प्रश्न पूछ चुका है पीसीएस में और अदर एग्जाम में ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। अगला देख लेते हैं, टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक या लेखिका हैं तो वंदना शिवा हैं। ये 2 बार पूछा है यूपीपीसीएस में 4 और 5 में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा जैव विविधता यहाँ समाप्त होता है। अगले क्लास में मिलते हैं आपसे हरित संग्रह संबंधित हरित ऊर्जा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें।